नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। स्पीडी सामान्य ज्ञान का आज पेज नंबर 2 है। तो आइए प्रश्न को पढ़ें, समझें और कमेंट बॉक्स में उत्तर दें। तो पहला प्रश्न है आपका, विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल भारत में स्थित है? विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल भारत में स्थित है? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में सोचकर जल्दी दें। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग सोच लिए होंगे और कमेंट बॉक्स में उत्तर भी दे दिए होंगे। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 2.42%। अगला प्रश्न देखिए, भारत में जनगणना की अवधि है। भारत में जनगणना की अवधि है। ऑप्शन दिया हुआ है, प्रत्येक 10 वर्ष, प्रत्येक 5 वर्ष, प्रत्येक 8 वर्ष, प्रत्येक 11 वर्ष। तो इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जल्दी दें। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। भारत में जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष में होता है, प्रत्येक 10 वर्ष। अगला प्रश्न है, भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। यह 2011 की जनगणना के अनुसार है। तो इस प्रश्न का उत्तर ए था, 121.08 करोड़। अगला प्रश्न देखिए, भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। इस प्रश्न का उत्तर सी हो गया, गोंड। अगला प्रश्न देखिए, विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? तो इस प्रश्न का उत्तर कमेंट में जल्दी दें। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 17.5%। अगला प्रश्न देखिए, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न देखिए, भारत के दक्षिणी छोर को क्या कहा जाता है? भारत के दक्षिणी छोर को क्या कहा जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दे दिए होंगे। ऑप्शन नंबर डी सही है, इंदिरा पॉइंट। प्रश्न है, भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है। भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, भारत की कुल समुद्री तटीय रेखा या सीमा की लंबाई कितनी है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 7,516.5 किलोमीटर। प्रश्न था, भारत की कुल समुद्री तटीय रेखा या सीमा, यानी कि समुद्री से लगे तटीय रेखा या सीमा कितना है? 7,516.5 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिए, भारत की कुल मुख्य भूमि से लगे समुद्र तटीय रेखा सीमा की लंबाई कितनी है? प्रश्न एक बार फिर से पढ़ते हैं, भारत की मुख्य भूमि से लगे समुद्री तटीय सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 6100 किलोमीटर। प्रश्न को समझ गए हैं? भारत की मुख्य भूमि से लगे समुद्री तटीय रेखा यानी सीमा की लंबाई कितनी है? 61 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है 11 नंबर, भारत का मानक समय
82.5 पूर्वी देशांतर रेखा किसके मध्य से होकर गुजरती है? इस प्रश्न का उत्तर जल्दी कमेंट बॉक्स में दें। भारत का मानक समय 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा किसके मध्य से होकर गुजरती है? तो मिर्जापुर, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, नाभिकीय संलयन। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। प्रश्न है, भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? तो 28 होगा, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न है, सूर्य का मुख्य संगठक है। सूर्य का मुख्य संगठक क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, हाइड्रोजन और हीलियम। सूर्य का मुख्य संगठक क्या है? हाइड्रोजन और हीलियम। अगला प्रश्न देखिए, भारत की जल क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली है? भारत की जल क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली है? तो 12 समुद्री मील, 12 समुद्री मील फैली है। भारत की जल क्षेत्र सीमा 12 समुद्री मील फैली है। अगला प्रश्न देखिए, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो इस प्रश्न का उत्तर जल्दी कमेंट बॉक्स में दें। 8 राज्यों से भारत के कर्क रेखा कितने राज्य से गुजरती है? 8 राज्यों से गुजरती है कर्क रेखा। अगला प्रश्न देखिए, 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा भारत कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा भारत कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, 5 राज्यों से। कर्क रेखा 8 राज्य से गुजरता है और 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा 5 राज्य से गुजरता है। अगला प्रश्न है, सूर्य का प्रदीप्यमान सतह क्या कहलाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, प्रकाश मंडल। अगला प्रश्न देखिए, पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन है? पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह है शुक्र। 20 नंबर प्रश्न है, सबसे प्राचीन पर्वत किसे माना जाता है? सबसे प्राचीन पर्वत किसे माना जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, अरावली को। यह राजस्थान में है। सबसे प्राचीन पर्वत किसे माना जाता है? अरावली को, यह राजस्थान में है। अगला प्रश्न है, सबसे नवीन पर्वत किसे माना जाता है? सबसे नवीन पर्वत किसे माना जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर जल्दी कमेंट बॉक्स में दें। सबसे नवीन पर्वत किसे माना जाता है? हिमालय को, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, 22 नंबर, भारत के किस राज्य का प्राचीन नाम नेफा था? भारत के किस राज्य का प्राचीन नाम नेफा था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, अरुणाचल प्रदेश का प्राचीन नाम नेफा था। अगला प्रश्न देखिए, भारत की प्रथम जनगणना की शुरुआत लॉर्ड मेयो के शासनकाल में किस वर्ष की गई? भारत की प्रथम जनगणना की शुरुआत लॉर्ड मेयो के शासनकाल में किस वर्ष की गई? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, 1872 ईस्वी में।
अगला प्रश्न देखिए, सबसे गर्म एवं चमकीला ग्रह कौन है? सबसे गर्म एवं चमकीला ग्रह कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, शुक्र सबसे गर्म और चमकीला ग्रह है। और सांझ का और भोर का तारा शुक्र को ही कहा जाता है, क्योंकि शाम में जब ऊपर देखिएगा तो सबसे पहले आपको शुक्र ही दिखाई देगा और सुबह भी शुक्र ही दिखाई देगा। अगला प्रश्न देखिए, सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह है? सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह है तो बुध, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, बुध। अगला प्रश्न देखिए, सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह है? सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, बृहस्पति, बृहस्पति। अगला प्रश्न देखिए, भारत की प्रथम नियमित जनगणना 1881 ईस्वी में किसके शासनकाल में शुरू हुई? भारत की प्रथम नियमित जनगणना 1881 ईस्वी में किसके शासनकाल में शुरू हुई? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में नियमित जनगणना शुरू हुआ 1881 ईस्वी में, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, थोड़ा क्वेश्चन धुंधला है। क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रह के बीच में स्थित है? क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच में स्थित है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, बृहस्पति एवं मंगल के बीच, बृहस्पति एवं मंगल के बीच। प्रश्न है, सी ऑफ ट्रिविलिटी कहाँ पर स्थित है? सी ऑफ ट्रिविलिटी कहाँ पर स्थित है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, चंद्रमा पर। अगला प्रश्न है, बिना उपग्रह वाला ग्रह है? बिना उपग्रह वाला ग्रह है यानी कि कौन सा ग्रह है जिसके पास एक भी उपग्रह नहीं है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, बुध और शुक्र। बुध और शुक्र के पास कोई ग्रह नहीं है, इसलिए इसे बिना उपग्रह वाला ग्रह कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है देखिए, भोर या सांझ का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? भोर या सांझ का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका शुक्र। शुक्र को भोर या सांझ का तारा कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए 32 नंबर, सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, गैनीमेड सबसे बड़ा उपग्रह है, गैनीमेड। अगला प्रश्न देखिए, जनगणना का महाविभाजक वर्ष माना जाता है? जनगणना का महाविभाजक वर्ष माना जाता है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 1921 ईस्वी को जनगणना का महाविभाजक वर्ष माना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, सौर मंडल का सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह है? सौर मंडल का सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह है। अगला प्रश्न देखिए, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, तो विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? इस कमेंट में जल्दी उत्तर दें। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, 11 जुलाई को। अगला प्रश्न देखिए, जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है? जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है? कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए इसका। तो जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, डेमोग्राफी, डेमोग्राफी कहलाता है। प्रश्न है, भारत का कुल जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है? भारत का कुल जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 382 व्यक्ति, 382 व्यक्ति। अगला प्रश्न देखिए,
पृथ्वी के विपरीत दिशा में घूमने वाला ग्रह है। पृथ्वी के विपरीत दिशा में घूमने वाला ग्रह है। तो पृथ्वी के विपरीत दिशा में कौन सा ग्रह घूमता है? कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है। पृथ्वी के विपरीत दिशा यानी कि उल्टा घूमता है अरुण एवं शुक्र। अरुण एवं शुक्र पृथ्वी के विपरीत दिशा में घूमता है। अगला प्रश्न देखिए, भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई कितनी होती है? भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई कितनी होती है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, 36,000 किलोमीटर। अगला प्रश्न देखिए, चंद्रमा किस ग्रह का एकमात्र उपग्रह है? प्रश्न है अगला, चंद्रमा किस ग्रह का एकमात्र उपग्रह है? तो इस प्रश्न का उत्तर आप सभी भी जानते हैं कि पृथ्वी का चंद्रमा एकमात्र उपग्रह है, जिसे जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, भारत का कुल लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुष कितना है? भारत का कुल लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुष कितना है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, 1000 पर 943 महिला है। भारत का कुल लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुष पर कितना है? 943 महिला, यानी कि 1000 पुरुष पर 943 महिलाएं हैं। अगला प्रश्न है आपका, एक समुद्री मील बराबर होता है? एक समुद्री मील बराबर होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, 1.852 किलोमीटर। 1.852 किलोमीटर होता है एक समुद्री मील बराबर। तो दोस्तों आज स्पीडी का पेज नंबर 2 का जो परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही प्रश्न को लाए थे। और आप अगर यहाँ तक पहुँचे हैं तो कमेंट जरूर करें कि कैसा रहा आपका आज का प्रश्न, और अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद। कल फिर आप पेज नंबर 3 पढ़कर रहिएगा।